हेलो गाइस, मैं विनयकांत एवीएस की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12 का बायोलॉजी का चैप्टर 5 कंटिन्यू करेंगे और ये इस चैप्टर का 5वां पार्ट है। और इस पार्ट में हम आपको बताएंगे कि लिंग निर्धारण क्या होता है, मनुष्यों में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, पक्षियों में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है और मधुमक्खी में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है। आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। सो गाइस, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको ध्यान से समझिएगा। और इससे पहले हम आपको मेंडल नियम से विचलन का जो पार्ट 2 था उसमें हम आपको बता चुके हैं कि मृत्युकारक जीन्स क्या होते हैं और बहुगुण एलीलवाद क्या होता है। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लिंग निर्धारण। यानी कि सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन बताने से पहले कुछ नोट आपको लिखना है, यानी कि वो जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि वंशागति का गुणसूत्री सिद्धांत क्या होता है। वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत, इसमें यह बताया गया है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण जाते हैं वो किसके कारण जाते हैं, गुणसूत्र के कारण जाते हैं, यानी क्रोमोसोम्स की वजह से जाते हैं। और इसको सबसे पहले दिया था बोवेरी और सटन ने। बोवेरी और सटन ने 1902 में 1902 में बोवेरी और सटन ने बताया था कि वंशागति का गुणसूत्री सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में पूछा जाता है। दूसरा नोट है वंशागति का जीन मत क्या होता है और किसने दिया था। वंशागत का जीन मत यानी जीन थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ऊपर वाले का जो इंग्लिश है ये है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अब जीन थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है, इसमें बताया गया है कि जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण जाते हैं वो उसके लिए जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, और इसको मॉर्गन ने दिया था। मॉर्गन में 1910 में यानी 1910 में मॉर्गन ने वंशागति का जीन मत प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो ये 2 नोट हैं। पहला नोट नंबर 1 और नोट नंबर 2, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, 1-1 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे लिंग निर्धारण की। देखिए, बहुत सारे इस दुनिया में बहुत सारे जीव रहते हैं और बहुत सारे जीव जो होते हैं वो लैंगिक प्रजनन के द्वारा अपने संतानों को उत्पन्न करते हैं। अब जो संतान उत्पन्न हो रहे हैं उसमें 2 प्रकार के संतान होते हैं, एक संतान नर होता है और एक मादा होता है। और इसी को हमें पढ़ना है कि नर और मादा किस प्रकार भिन्न होते हैं, कैसे पता चलता है कि एक जो प्राणी है वो नर है और दूसरा प्राणी क्या है, मादा है, कैसे पता चलता है। और अगर हम बात करें तो इस पूरी दुनिया में जितने भी जीवधारी हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है द्विलिंगी और दूसरे होते हैं एकलिंगी। पहले इसको समझ लेते हैं। द्विलिंगी क्या होते हैं, द्विलिंगी मतलब एक ही जीवधारी के अंदर नर व मादा जननांग दोनों उपस्थित हों। दोनों क्या हों, नर व मादा जननांग दोनों उपस्थित हों एक ही जीवधारी के अंदर, उसे बोलते हैं द्विलिंगी। ये निम्न जंतुओं में और उच्च श्रेणी के पौधों में पाया जाता है। एकलिंगी क्या होते हैं, जिसमें एक ही इंडिविजुअल में यानी एक जीवधारी में सिर्फ एक जननांग उपस्थित हो। जैसे अगर नर है तो नर जननांग होगा, मादा है तो मादा जननांग होगा। इसे किस में होता है, ये उच्च प्रकार के जंतुओं में, उच्च श्रेणी के जंतुओं में और कुछ पौधों में ऐसा होता है। ठीक है, अब ये अपने संतानों को जन्म किस प्रकार देते हैं, लैंगिक जनन के द्वारा। जायगोट का फॉर्मेशन होता है, जायगोट से नया संतान बनता है। ठीक है, तो लिंग निर्धारण किस प्रकार, लिंग निर्धारण होता क्या है, आइए इसको समझते हैं। लिंग निर्धारण
वह प्रक्रिया है जिसमें यह निश्चित होता है कि एक लिंगी जंतुओं में लैंगिक जनन से उत्पन्न संतानें नर हैं या मादा हैं। ठीक है, एक बार फिर समझिए। लिंग निर्धारण वह प्रक्रिया है जिसमें यह निश्चित होता है कि एक लिंगी जंतुओं में लैंगिक जनन से उत्पन्न संतानें नर हैं या मादा हैं। ठीक है, ये है लिंग निर्धारण की परिभाषा। अगर बात करें 1900 के पहले, 19वीं सदी के पहले तक ये माना जा रहा था कि चंद्रमा की स्थिति, वायु की दिशा और भ्रूण का पालन पोषण तथा ताप आदि दशाएं ही लिंग को निर्धारित करती हैं, अर्थात वही डिसाइड करती हैं कि ये जो जंतु है या कोई पौधा है तो वो मेल है या फीमेल है, यानी नर है या मादा है। ठीक है, कौन निर्धारित करता था? चंद्रमा की स्थिति, वायु की दिशा, भ्रूण का पालन पोषण तथा ताप, ये ऐसी दशाएं हैं जो निर्धारित करती हैं। ये 19वीं सदी तक माना जा रहा था। परंतु जब मेंडल आए, मेंडल ने जब प्रयोग किया तो प्रयोग करने के बाद बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इस पर खोज भी किया, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च भी किया, जैसे मैकलंग वगैरह हैं, इन्होंने रिसर्च किया इस पर और इन्होंने ये बताया कि जो लिंग निर्धारण का गुणसूत्री सिद्धांत होता है, किसने बताया था? नोट नंबर 3, नोट मारिए इसको, नोट नंबर 3, लिंग निर्धारण का गुणसूत्री सिद्धांत। लिंग निर्धारण का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने दिया था? मैकलंग ने। लिंग निर्धारण का गुणसूत्री सिद्धांत मैकलंग ने 1902 में दिया था। इन्होंने बताया था कि लिंग निर्धारण के लिए गुणसूत्र जिम्मेदार होता है और यही आधार बना कि मनुष्य में जो या फिर किसी और जीव में लिंग निर्धारण होता है, यानी मेल और फीमेल का डिसाइडेशन होता है, ये किसके वजह से होता है? गुणसूत्र के कारण होता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि मनुष्यों में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है। मनुष्यों में लिंग निर्धारण, मनुष्यों में लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। ठीक है, इसको हमें समझना है कि मनुष्य में कैसे पता चलता है कि जो संतान उत्पन्न हो रहा है ये मेल है या फीमेल है, इसको हमें समझना है। तो आप सभी को ये मालूम होगा, अगर नहीं मालूम है तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो मनुष्य की कोशिका होती है, मनुष्य की जो कोशिका होती है, प्रत्येक सेल में 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने गुणसूत्र होते हैं? 46, यानी कि 23 पेयर, यानी 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में, जिनमें से 22 जोड़े गुणसूत्र, 22 जोड़ी गुणसूत्र यानी कि 44 गुणसूत्र समान होते हैं। 44 गुणसूत्र क्या होते हैं? समान होते हैं। और इन गुणसूत्रों को कहा जाता है समजात गुणसूत्र। समजात गुणसूत्र। ठीक है, यह होमोलॉगस क्रोमोसोम। होमोलॉगस क्रोमोसोम या एलोसोम्स भी कहते हैं। मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में 46 गुणसूत्र अर्थात 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से 22 जोड़ी यानी 44 गुणसूत्र समान होते हैं, यानी नर व मादा में दोनों में 22 जोड़े गुणसूत्र क्या होते हैं? समान होते हैं, जिन्हें समजात गुणसूत्र एलोसोम्स या होमोलॉगस क्रोमोसोम्स कहा जाता है। और जो 23वां जोड़ा होता है, 23वां जोड़ा जो गुणसूत्र होता है वो दोनों में भिन्न होता है, यानी मादा में और पुरुष में क्या होता है? अलग अलग होता है, जिन्हें लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। ठीक है, इसे बोलते हैं इंग्लिश में सेक्स क्रोमोसोम्स।
ठीक है बच्चों, इसको ध्यान से समझिए। 46 गुणसूत्र होते हैं, 22 जोड़े गुणसूत्र समान होते हैं जिन्हें समजात गुणसूत्र एलोसोम्स या होमोलॉगस क्रोमोसोम्स कहा जाता है। 23वां जोड़ा जो होता है वो महिला और पुरुष में यानी कि मादा और नर में दोनों में अलग अलग होता है जिन्हें लिंग गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है। ठीक है, 23वां जोड़ा जो होता है वो महिला और पुरुष में दोनों में अलग अलग होता है, असमान होता है। और महिलाओं में यानी फीमेल में जो 23वां जोड़ा होता है वो X और X होता है, और मेल में जो 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है वो होता है X और Y। ठीक है, अब देखिए सेट में होते हैं, क्या होते हैं ये, सेट में होते हैं। तो मेल में XX होता है, फीमेल में XX होता है, और मेल में XY होता है। अब एक बात और समझना है कि महिलाओं में यानी फीमेल्स में सारे गुणसूत्र, जितने गुणसूत्र हैं सारे गुणसूत्र X वाले होते हैं, जबकि मेल में आधे गुणसूत्र X वाले होते हैं और आधे गुणसूत्र Y वाले होते हैं। ठीक है, एक बार फिर समझिए, मनुष्य की कोशिकाओं में चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सभी की कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र हैं, जिनमें से 22 जोड़े गुणसूत्र यानी कि 44 गुणसूत्र समान होते हैं जिन्हें समजात गुणसूत्र कहा जाता है। 23वां जोड़ा जो गुणसूत्र होता है वो दोनों में अलग अलग होता है, यानी मेल में और फीमेल में दोनों में अलग अलग होता है, इसे बोलते हैं लिंग गुणसूत्र। फीमेल्स में सारे गुणसूत्र X वाले होते हैं और मेल में आधे गुणसूत्र X वाले होते हैं और आधे गुणसूत्र Y वाले होते हैं। ठीक है, अब जब X गुणसूत्र यानी X गुणसूत्र वाला अंडाणु जो होता है वो X गुणसूत्र वाले शुक्राणु से संयोजन करता है तो पुत्री का जन्म होता है, और जब X गुणसूत्र वाला अंडाणु Y गुणसूत्र वाले शुक्राणु से संयोजन करता है तो पुत्र का जन्म होता है। ठीक है, अब इसको हम निम्न रेखा चित्र द्वारा समझ सकते हैं। पहले आप यहाँ पे समझ गए, X गुणसूत्र वाला अंडाणु यानी फीमेल का, X गुणसूत्र वाला अंडाणु X गुणसूत्र वाले शुक्राणु से मिलता है तो क्या होता है, पुत्री का जन्म होता है। वहीं पर जब X गुणसूत्र वाला अंडाणु Y गुणसूत्र वाले शुक्राणु से संयोजन करता है तो पुत्र का निर्माण होता है। अब इसको हम निम्न रेखा चित्र द्वारा समझ सकते हैं। मेल और फीमेल, मेल में क्या होता है, XY होता है सारे गुणसूत्र, और फीमेल में XX गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, अब इनका जब गैमीट फॉर्मेशन होगा तो एक X का बनेगा और दूसरा Y का बनेगा। यहाँ पे ध्यान से समझिए, ये एक X का बनेगा और दूसरा भी X का बनेगा। अब इसको यहाँ पे समझना है, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर। ठीक है, अब इसको हम यहाँ भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको समझना ये है कि X गुणसूत्र ये फीमेल है, मेल का X गुणसूत्र फीमेल के X गुणसूत्र से मिलता है तो किसका निर्माण होता है, पुत्री का निर्माण होता है। ठीक है, अब मेल का X गुणसूत्र फीमेल के X गुणसूत्र से संयोजन करता है तो ये दोनों क्या हैं, पुत्री का निर्माण होता है। अब यहाँ पे समझना है, मेल का Y गुणसूत्र फीमेल के X गुणसूत्र के साथ संयोजन करता है तो किसका निर्माण होता है, पुत्र का निर्माण होता है। ये दोनों क्या हैं, पुत्र हैं। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है। ठीक है, मेल का X गुणसूत्र फीमेल का X गुणसूत्र मिलकर पुत्री का निर्माण करते हैं, मेल का Y गुणसूत्र और फीमेल का X गुणसूत्र मिलकर के पुत्र का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से जो है मनुष्य में लिंग निर्धारण संपन्न होता है। ठीक है, अब हम समझेंगे पक्षियों में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है। पक्षियों में लिंग निर्धारण, देखिए पक्षियों में जो लिंग निर्धारण होता है उसमें क्या होता है कि जो मनुष्य थे, मनुष्य में
जो मेल था उसमें अलग अलग गुणसूत्र होते हैं, यानी एक्स और वाई होते हैं, जबकि पक्षियों में क्या होता है, जो फीमेल होता है उसमें जेड डब्ल्यू अलग अलग गुणसूत्र होते हैं। यानी कि अगर देखें तो मेल में और फीमेल में इनमें मनुष्य का उल्टा होता है, यानी कि जो फीमेल होता है उसमें जेड डब्ल्यू होते हैं और इसमें जेड और जेड होते हैं, यानी ये क्या है, होमोलॉगस समयुग्मी प्रकार के हैं इसमें और इसमें। अब आप देखिए जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा जेड 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 और डब्ल्यू, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, अगर ये इसके साथ संयोग करता है, या मान लीजिए इसके साथ नहीं, हम इसके साथ करा दे रहे हैं, इसके साथ, और ये भी इसके साथ कर रहा है, इसको हम इस तरह दिखा सकते हैं, ऐसे, इसको ऐसे दिखाएं, ठीक है, और इसको इस तरीके से दिखा दें और इसको इस तरीके से दिखा दें। तो यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, जेड ये और डब्लू, यहाँ पे देखिए जेड और जेड, ठीक है, यहाँ पे देखिए जेड डब्लू, ठीक है, और यहाँ पे देखिए जेड और जेड, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रहा है कि जो जेड जेड वाले होंगे वो क्या होंगे, मेल होंगे, यानी ये दोनों क्या होंगे, मेल, और जो जेड डब्ल्यू होंगे ये और ये कैसे होंगे, फीमेल होंगे। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है, पक्षियों में थोड़ा सा अंतर होता है, मेल में एक ही प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं और फीमेल में अलग अलग गुणसूत्र पाए जाते हैं, और इस प्रकार से जो है पक्षियों में लिंग निर्धारण संपन्न होता है। अब हम समझेंगे मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है। मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण, ठीक है। अब हम इसको समझेंगे, यानी कि सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी, इसको हमें समझना है। ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से होता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है और एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। मनुष्यों में लिंग निर्धारण भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में, और मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो मधुमक्खियों में जो लिंग निर्धारण होता है ये हैप्लॉइड डिप्लॉइडी टाइप का होता है। हैप्लॉइड डिप्लॉइडी टाइप का होता है। हैप्लॉइड डिप्लॉइडी का मतलब क्या होता है, इसमें जो नर होता है यानी जो मेल होता है वो क्या होता है, हैप्लॉइड होता है ऑलवेज, ये हैप्लॉइड से ही इसका निर्माण होता है, ठीक है। और जो फीमेल होता है, ठीक है, ये कैसा होता है, ये डिप्लॉइड होता है। फीमेल कैसी होती है, डिप्लॉइड होती है, यानी कि ये 2n होती है और ये n होती है। अब इसको हम समझेंगे कि किस प्रकार जो फीमेल है डिप्लॉइड है और किस प्रकार जो मेल है वो हैप्लॉइड है। यानी कि जो मेल होता है मधुमक्खी में उसे ड्रोन कहा जाता है, ठीक है, और जो फीमेल्स होती हैं ये भी दो प्रकार की होती हैं। दो प्रकार कैसे, एक वर्कर होती है और दूसरी कैसी होती है, क्वीन होती है। यानी एक रानी मक्खी होती है और एक श्रमिक मक्खी होती है। दूसरा जो मेल मक्खी होती है यानी मेल हनी भी होती है उसे ड्रोन कहा जाता है, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे ये समझ रहे हैं कि जो ड्रोन होता है वो बिना निषेचन के नर मक्खी, जो नर मधुमक्खी है उसका निर्माण कैसा होता है, बिना निषेचन के होता है। अब इसको हम समझेंगे, ठीक है। इसको इस तरीके से हम समझ सकते हैं, इसको यहाँ पे मैं एक साइड में लिख लें, यानी मेल जो होता है, मेल वो n होता है और फीमेल जो है ये 2n होता है। फीमेल दो प्रकार की होती हैं, वर्कर भी होती हैं और क्वीन भी होती हैं, ठीक है।
और ये हैप्लॉइडी डिप्लॉइडी प्रकार का होता है। इसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये एग है और एग से अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये फीमेल्स का फार्मेशन करती हैं। किसका? फीमेल्स मधुमक्खी का फार्मेशन करती हैं। और इसमें भी दो प्रकार की होती हैं, एक वर्कर होती है और दूसरी क्या होती है? क्वीन होती है। ठीक है। और ये जो एग होता है ये कैसा होता है? एन होता है। किससे बनता है? ये फीमेल से बनता है। अब देखिए यहाँ पे अगर अनफर्टिलाइज्ड है, देखिए हिंदी मीडियम वाला को थोड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही होगी। अनफर्टिलाइज मतलब होता है अनिषेचन यानी निषेचन ना हो, और फर्टिलाइजेशन मतलब होता है निषेचन। ठीक है, तो इसको समझिएगा। यहाँ पे किसका निर्माण करेगा? ये ड्रोन का निर्माण करेगा। ठीक, यानी कि अगर हम एक प्रकार से कहें तो जो नर मधुमक्खी है उसका निर्माण बिना निषेचन के होता है। किसके द्वारा? बिना निषेचन के होता है। और यदि निषेचन होता है तो फिर उसमें से दो प्रकार की मधुमक्खी बनती है, एक वर्कर होती है, एक क्वीन बनती है। जैसे कि आपने देखा होगा जो मधुमक्खी के पास डंक होता है, जो फूलों के ऊपर जाती है, शहद को लेकर के आती है छत्ते में। जब छत्ते में लेके आती है तो एक मधुमक्खी होती है जो सिर्फ उसको खाती है। क्या करती है? सिर्फ खाती है और अंडा देने का काम करती है, वो होती है क्वीन। सिर्फ उसका काम है मधुमक्खी यानी शहद को खाना और अंडे देना, सिर्फ इसका ये काम है। और जो फूलों के ऊपर जाती है मधुमक्खी वो कैसी होती है? वर्कर होती है। जो डंक मारती है वो कैसी होती है? वर्कर होती है। मेल्स जो होते हैं ये निषेचन नहीं करते हैं। क्या करते हैं? निषेचन नहीं करते हैं। ये बिना निषेचन के इनका निर्माण हो जाता है। यानी कि मधुमक्खियों के बारे में कहा गया है कि ये ना तो इनके पापा होते हैं और ना इनके सन होते हैं, जबकि इनके बाबा होते हैं और इनके नाती होते हैं, यानी ग्रैंड फादर होते हैं और ग्रैंड सन होते हैं, लेकिन इनके फादर नहीं होते हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग? तो ये था पूरा, यानी मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है। तो ये जो एग है यानी कि जो क्वीन का यानी जो फीमेल्स मधुमक्खी का निर्माण होता है वो डिप्लॉइड प्रकार से होता है, और मेल का निर्माण होता है हैप्लॉइड से यानी एन से, बिना निषेचन के। यानी ये कैसा हुआ? एन ही तो हुआ, और ये 2n हो गए। यानी एक नर का यहाँ पे ये एग किसका है? फीमेल का है, और नर का यहाँ पे आया n, दोनों मिलकर क्या बना लिए? 2n बना लिए। तो ये हो गया। और दूसरा जो ड्रोन फॉर्मेशन हो रहा है यानी नर का, वो बिना निषेचन के हो रहा है, यानी कि एन यानी हैप्लॉइड, और ये डिप्लॉइड यानी हैप्लॉइड और डिप्लॉइडी प्रकार का यहाँ पर निषेचन होता है। इसी प्रकार का यहाँ पर लिंग निर्धारण होता है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा यह जाता है कि जो नर मधुमक्खी होता है उसका निर्माण किस प्रकार होता है। ठीक है, आप लोग हमें बताएंगे कि नर मधुमक्खी का निर्माण किस प्रकार होता है। दूसरा क्वेश्चन, मादा मधुमक्खी का निर्माण किस प्रकार होता है। तीसरा हमारा क्वेश्चन है कि रानी मधुमक्खी का कार्य क्या होता है और श्रमिक मधुमक्खी का कार्य क्या होता है। चौथा जो हमारा क्वेश्चन है, मनुष्य में लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके देना है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको पता चल सके कि मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, मनुष्यों में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है। बहुत इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कर दें, जिससे इसी तरह के आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले आपको मिलें। धन्यवाद।